Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In today's session, we are going to discuss the most important topic of this chapter, that is CSS. But before that, make sure you have watched all my previous videos in which I have covered major topics such as form and meta tag, which are very important from exam point of view. The link for the same is in the description box below. Do check it out for your better understanding. Coming back to our today's topic, that is CSS. CSS stands for Cascading Style Sheet. अभी हमने HTML के जरिए अपनी वेबसाइट डिजाइन कर ली, मतलब हमने एक सिंपल सी वेबसाइट क्रिएट कर ली HTML लैंग्वेज को यूज करके। बट ऑब्वियसली आज हम एस्थेटिक वर्ल्ड में रहते हैं, हमें कोई भी चीज एकदम सिंपल अनइंटरेस्टिंग नहीं चाहिए रहती है। तो यूजर्स को हमारी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें हमारी जो वेबसाइट है उसे अपीलिंग बनाना पड़ता है, वेल प्रेजेंटेड बनाना पड़ता है। इसी के लिए हम यूज करते हैं CSS का। CSS जो रहता है वो हमारी लेआउट, हमारी जो डिजाइन है वेबसाइट की, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, जो हमारी एस्थेटिक्स है वेबसाइट की, वो इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। इससे क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट रहती है वो बोरिंग नहीं होती है, वो प्लीजेंट और इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो इसलिए आजकल हर वेबसाइट में CSS का यूज किया जाता है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उस वेबसाइट पर अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपका जो CSS है वो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड लेआउट ऑफ दी वेबसाइट की, कैसी आपकी वेबसाइट दिखने वाली है यूजर को, वो डिटरमाइन करने के लिए हेल्प होता है। ठीक है, so CSS describes how the HTML elements are going to be displayed on screen, paper और other media. इसका क्या मतलब होता है कि जो भी आपने HTML लैंग्वेज को यूज करके एलिमेंट्स बनाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर कैसे दिखने वाले हैं वो आपको बताता है CSS। ठीक है, उसके बाद इट कंट्रोल्स द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब ये कैसे होता है वो जब हम आगे CSS के टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बेसिकली जो मैं बोल रही हूँ कि ये CSS जो रहता है वो आपका डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द वेबसाइट कंट्रोल करता है। वो बताता है कि कौन सा जो एलिमेंट है उसका क्या बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, उसे हमें कहाँ प्लेस करना है, सेंटर में प्लेस करना है, लेफ्ट प्लेस करना है, राइट प्लेस करना है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है हमारी CSS की जिसके मदद से हमें ये पता चलता है कि HTML का जो एलिमेंट है जो हमने HTML के जरिए लिखा है वो एग्जैक्टली हम लोगों को स्क्रीन पर कैसे दिखेगा। ठीक है, इट कंट्रोल्स द लुक एंड फील ऑफ सेवरल वेब पेजेस बाय चेंजिंग वन सोर्स। ठीक है, ये भी कैसे होता है ये आपको जब CSS के आप टाइप्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स है ना वो आपको पूछे जाते हैं बहुत बार। तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, CSS रहेगा। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। ऐसे पूछ सकते हैं, डैश कंट्रोल्स द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, या डैश कंट्रोल्स लुक एंड फील ऑफ सेवरल वेब पेजेस बाय चेंजिंग वन सोर्स। बहुत कॉमनली ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम देखने वाले हैं CSS सिंटैक्स। अभी मैंने जैसे ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक स्पेसिफिक पैटर्न या तरीका रहता है जिसे हम लोग सिंटैक्स कहते हैं, वैसे ही CSS जो आपकी एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है उसे भी लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है। तो अभी हम CSS सिंटैक्स देखेंगे। आपके CSS का सिंटैक्स जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ओके, सिलेक्टर, okay, first part is your selector and your second part is declaration block. अभी ये selector exactly क्या होता है, selector basically वो HTML एलिमेंट होता है जिसपे आपको CSS की स्टाइल को अप्लाई करना है। ठीक है, ये कोई भी टैग हो सकता है, ऐसा कोई भी HTML टैग जिसपे आपको CSS अप्लाई करना है उसे हम लोग सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, एनी HTML एलिमेंट दैट यू वांट टू स्टाइल, इट कैन बी एनी HTML टैग जिसपे आपको एक पर्टिकुलर CSS स्टाइल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका H1 टैग हो सकता है, H2 टैग, बॉडी टैग, पैराग्राफ टैग, ऐसा कोई भी टैग जिसपे आपको डिजाइनिंग करनी है, जिसका लेआउट आपको चेंज करना है, उसको हम कहते हैं सिलेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिक्लेरेशन ब्लॉक। अभी डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या होता है, it consists of one or more declarations separated by a semicolon. अभी डिक्लेरेशन एग्जैक्टली होते क्या है आप ये देख सकते हो, कलर इज टू रेड, ये आपका एक डिक्लेरेशन है। फॉन्ट हाइफन वेट इज टू बोल्ड, ये आपका दूसरा डिक्लेरेशन है।
तो डिक्लेरेशन ब्लॉक में बहुत सारी डिक्लेरेशंस हम करते हैं। बेसिकली आपके सिलेक्टर के ऊपर आपको जो भी स्टाइल्स अप्लाई करनी है, जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, उसे हम लोग डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन जो रहता है, मतलब जैसे आप देख सकते हो ये एक डिक्लेरेशन है, उसके बाद ये दूसरा डिक्लेरेशन है। तो मैंने इसे किससे सेपरेट किया है? सेमीकोलन से सेपरेट किया है, राइट। तो ये है आपका डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वन से ज्यादा डिक्लेरेशन अगर आपके पास है तो आप उसे किससे सेपरेट करने वाले हो? सेमीकोलन से सेपरेट करोगे। ठीक है, अभी मैंने आपको जैसे बताया ये आपका एक डिक्लेरेशन है। अब इस एक डिक्लेरेशन के दो पार्ट्स है। ठीक है, ये होता है आपका प्रॉपर्टी नेम जो कि है कलर। ओके, एंड प्रॉपर्टी नेम की जो वैल्यू है, मतलब आपको कलर चेंज करना है फॉन्ट का, बट आपको कलर क्या रखना है? तो कलर का जो नेम होगा वो होता है हमारा वैल्यू। सो ईच डिक्लेरेशन कंटेन्स अ प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू जो कि सेपरेटेड होता है बाय अ कोलन। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे कोलन से सेपरेट करके रखा है। ठीक है, वैसे ही बॉर्डर जो है वो मुझे सॉलिड चाहिए, तो ये जो मेरा बॉर्डर है वो मेरा प्रॉपर्टी नेम है एंड जो सॉलिड है वो मेरा वैल्यू है। यहाँ पे बैकग्राउंड हाइफन कलर मेरा क्या है? प्रॉपर्टी नेम है, और पिंक मेरा वैल्यू है। ठीक है, अभी आप कमेंट सेक्शन में बताइए फॉन्ट हाइफन वेट इज टू बोल्ड में मेरा प्रॉपर्टी नेम क्या है और मेरा वैल्यू क्या है। ठीक है, ये दो चीजें कि आप एक से ज्यादा डिक्लेरेशन को सेमीकोलन से सेपरेट करते हो एंड प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू को आप कोलन से सेपरेट करते हो, ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकली ये चीजें करोगे, अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी आगे वाली स्लाइड में मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक होता क्या है। ये तो मैंने बस बताया कि आपकी डिक्लेरेशंस कैसे दिखती है। ठीक है, आई होप आपको सिलेक्टर क्या होता है वो अच्छे से समझा होगा। अभी डिक्लेरेशन ब्लॉक हम देखते हैं। ओके, सो आपका जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है उसमें एज आई सेड दो चीजें होती है। एक होता है आपका प्रॉपर्टी और एक होता है आपका वैल्यू। अभी ये प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट। इसका मतलब अगर आपको अपने एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, उसके बाद आपको अपने एलिमेंट का फॉन्ट कलर चेंज करना है, आपको अपने एलिमेंट के आजू बाजू में बॉर्डर डालना है, तो जो चीज आपको करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको बॉर्डर डालना है, तो ये जो बॉर्डर है वो हमारी एक प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड कलर डालना है, तो ये जो बैकग्राउंड कलर है ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। लेटर स्पेसिंग ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। तो जो चीज आपको करनी है, जो एक्शन आपको परफॉर्म करना है, जो आपको स्टाइलिंग करनी है, उस चीज का नाम, ठीक है, जैसे बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, लेटर स्पेसिंग, ये होती है आपकी प्रॉपर्टी। उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर डालना है, तो बैकग्राउंड कलर कौन सा डालना है? रेड डालना है। तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है बेसिकली क्या होती है कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर डालना है तो आपका जो कलर का नेम है वो आपकी वैल्यू होगी। उसके बाद आपको बॉर्डर डालना है, तो बॉर्डर आपको सॉलिड डालना है, ग्रूव डालना है, रिजिड डालना है। कौन सा बॉर्डर डालना है वो बॉर्डर का टाइप होगा आपका वैल्यू। ठीक है, वैसे ही लेटर स्पेसिंग में जैसे कि 20 पिक्सल्स, ओके, आपकी जो लेटर स्पेसिंग है, मतलब आपको एक कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस चाहिए, तो आपको 20 पिक्सल्स का स्पेस चाहिए। अभी पिक्सल्स क्या होता है? एक यूनिट के जैसे आपको समझ के चलना है, मेजरिंग यूनिट के जैसे, वो होता है आपका पिक्सल्स। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू, ठीक है, प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट and values are assigned to CSS properties like yellow, solid, 20 pixels, italics, etc. ठीक है, अभी मैंने एक एग्जाम्पल रखा है आपके सामने, ये एक प्रॉपर डिक्लेरेशन ब्लॉक है। ठीक है, कलर इज टू रेड, ये पूरा एक डिक्लेरेशन है। ठीक है, कलर इज टू रेड, ये पूरा एक डिक्लेरेशन है। फॉन्ट हाइफन साइज इज टू 20 पिक्सल्स, ये पूरा एक डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक डिक्लेरेशन में दो पार्ट्स होते हैं। ये है हमारा कलर जो कि है हमारी प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारे कलर की जो वैल्यू है, इसका मतलब कलर का जो नाम है वो है रेड जो कि है हमारी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली फॉन्ट हाइफन साइज ये हमारी प्रॉपर्टी है एंड 20 पिक्सल्स ये हमारी वैल्यू है। और ये H1 क्या है? ये H1 हमारा सिलेक्टर है। इसका मतलब अभी जो भी मैं HTML के जरिए
H1 टैग के अंदर लिखूंगी। H1 हमारी हाईएस्ट हेडिंग लेवल है ना, आपको याद होगा। तो हाईएस्ट हेडिंग लेवल के अंदर मैं जो भी लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, तो जो फॉन्ट कलर है उस हेलो वर्ल्ड का वो होगा आपका रेड, एंड फॉन्ट की जो साइज है वो होगी आपकी 20 पिक्सल्स। ठीक है, वो 20 पिक्सल्स बड़ी दिखेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये होता है हमारा एक डिक्लेरेशन ब्लॉक। एंड आप देख सकते हो कि आपके जो दो डिक्लेरेशंस है दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन, एंड आपका जो प्रॉपर्टी है और जो आपकी वैल्यू है इट इज सेपरेटेड बाय अ कोलन। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझा होगा ये डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या होता है। ये डिक्लेरेशन ब्लॉक ही हमारा फाउंडेशन है, हमारा बेस है। इसी के जरिए हम सारी जो भी हमारी प्रैक्टिकल चीजें हैं सीएसएस की वो लिखने वाले हैं। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ब्लॉक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझा तो आपको आगे जो कोड है वो लिखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैंने आपके सामने एक डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखा है जिसमें मैंने पैराग्राफ टैग का यूज किया है एंड मैंने दो डिक्लेरेशंस किए हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसमें से सिलेक्टर कौन सा है, आपका प्रॉपर्टी कौन सा है और आपका वैल्यू नेम क्या है। ठीक है, तो अगर आप ये कमेंट सेक्शन में राइट बताते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि आपको डिक्लेरेशन ब्लॉक अच्छी तरह से समझा है। ठीक है, अब हमारे पास तीन टाइप्स के सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। हम तीनों को एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है इंटरनल सीएसएस, जिसे हम लोग एम्बेडेड स्टाइल शीट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये आपका इंटरनल सीएसएस या एम्बेडेड स्टाइल शीट कब और क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज टू अप्लाई सीएसएस ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज। अगर आपको एक HTML पेज पर या एक HTML डॉक्यूमेंट पर सेम स्टाइल शीट अप्लाई करना है, उस टाइम पे हम लोग इंटरनल CSS का यूज करते हैं। ठीक है, इट अफेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सिलेक्टर के साथ आप इंटरनल CSS यूज करोगे, जब आप अपने बॉडी सेक्शन में उसे जितनी बार भी कॉल करोगे उस पर्टिकुलर सिलेक्टर को, वो सारी इंटरनल CSS जो आपने ऊपर लिखी होगी ना वो सबको अप्लाई होती चली जाएगी। ठीक है, आई नो आपको कुछ समझा नहीं होगा, मैं अभी आपको ये जो है वो एक एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ। उससे पहले आप ये जान लो कि आपका जो इंटरनल CSS है या एम्बेडेड स्टाइल शीट है वो लिखा कैसे जाता है। अभी आपके राइट हैंड साइड पे जो मैंने कोड लिख के रखा है ना वो आपका इंटरनल CSS का एग्जाम्पल है। अभी आपकी जो इंटरनल CSS है या एम्बेडेड स्टाइल शीट है वो पहले तो ये समझ लो कि वो हेड सेक्शन के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें इंटरनल CSS लिखना है तो हमें एक स्पेशल टैग का यूज करना रहता है जो कि होता है स्टाइल टैग। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हेड सेक्शन के बाद यहाँ पे स्टाइल टैग की ओपनिंग की है। अब ये आपका स्टाइल टैग जो है ये पेयर्ड टैग है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आपका जो स्टाइल टैग है वो पेयर्ड टैग है। अब मैं बताती हूँ कि इंटरनल CSS लिखा कैसे जाता है। तो हमने ये डॉक टाइप HTML डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन किया, एज यूजुअल HTML टैग डाला, हेड टैग डाला। अभी हेड टैग के अंदर आप लिखोगे स्टाइल टैग। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये हमारा एक डिक्लेरेशन ब्लॉक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हो किसी भी एलिमेंट को वो आप इस डिक्लेरेशन ब्लॉक के जरिए ही करते हो। ठीक है, तो ये आपका एक डिक्लेरेशन ब्लॉक है, करेक्ट। ये जो आपका P है ये क्या है, ये आपका सिलेक्टर है। इसका मतलब आपको इस पैराग्राफ टैग पर CSS प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कलर इज टू येलो, ये आपकी एक डिक्लेरेशन है। फॉन्ट हाइफन स्टाइल इज टू इटैलिक्स, ये आपकी दूसरी डिक्लेरेशन है। ये कलर आपका प्रॉपर्टी नेम है, येलो आपकी वैल्यू है जिसे हम लोगों ने कोलन से सेपरेट किया है, एंड ये जो आपके दो डिक्लेरेशंस है उन्हें हमने सेमीकोलन से सेपरेट किया। तो ये जो चीज आपने यहाँ लिख रखी है ना, ये जो डिक्लेरेशन ब्लॉक यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है, ये ही है आपका इंटरनल CSS या एम्बेडेड स्टाइल शीट। ठीक है, तो आपने जो पीछे CSS का सिंटैक्स पढ़ा ना वो किसी और चीज का सिंटैक्स नहीं बल्कि आपकी इंटरनल CSS को आप कैसे लिखते हो उसी का सिंटैक्स था। राइट, यही था, यही आपने पीछे डिक्लेरेशन ब्लॉक में भी पढ़ा था। तो यही है आपका इंटरनल CSS। अब जब भी आप बॉडी सेक्शन में जाओगे आपका स्टाइल टैग जो है वो पेयर्ड टैग है, तो हेड सेक्शन को क्लोज करने से पहले आपको अपना स्टाइल टैग क्लोज करना पड़ेगा। अब आप बॉडी सेक्शन में आते हो,
आते हो H1 टैग लिखते हो। H1 टैग में आप जो भी चीज लिखोगे उसका कलर येलो होगा क्या? फॉन्ट स्टाइल इटैलिक्स होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे H1 टैग को कुछ स्टाइलिंग किया ही नहीं है ना, तो इसलिए आपके H1 टैग को कुछ भी कलर उसका येलो नहीं होगा, फॉन्ट स्टाइल उसकी इटैलिक्स नहीं होगी, H1 एज इट इज डिस्प्ले होगा। तो इस पे आपका कुछ भी CSS अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमने उसे कुछ लिखा ही नहीं है। अभी आपका एक पैराग्राफ टैग मैंने डिक्लेयर किया, अब आप यहाँ पे जो भी लिखोगे ना वो आपका अफेक्ट होगा, मतलब उस पे ये CSS अप्लाई होगा। उस चीज का जो कलर है वो येलो हो जाएगा एंड उस चीज का जो फॉन्ट हाइफन स्टाइल है वो इटैलिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम अगर सेकेंड पैराग्राफ टैग भी डिक्लेयर करते हैं ना, तभी भी इसमें जो आपका कलर है वो येलो एंड फॉन्ट स्टाइल इटैलिक्स हो जाएगा। तो आप कितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ टैग्स डिटरमाइन करो, सबको यही स्टाइलिंग होने वाली है। ये एक यूनिफॉर्म स्टाइलिंग इन सारे पैराग्राफ टैग्स को होगी। तो यही मतलब है इसका, दैट इट अफेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज। जिस पे भी आपने इंटरनल CSS अप्लाई किया है वो सारे एलिमेंट्स अफेक्ट होने वाले हैं एंड इट इज यूज्ड टू अप्लाई CSS ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट और अ पेज। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा इंटरनल CSS क्या होता है। उतना अच्छे से नहीं समझा होगा बट एक आइडिया तो एटलीस्ट आया होगा कि इंटरनल CSS है क्या। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि इंटरनल CSS का और एक नाम क्या है, और आपको हमेशा याद रखना है कि स्टाइल एक पेड टैग है, और ये जो आपके दोनों स्टेटमेंट्स है अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स या कोई भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके बताती हूँ इंटरनल CSS कैसा दिखता है एंड क्या होता है, तो आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इंटरनल CSS है क्या। अब आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कोड लिखा है एंड राइट हैंड साइड पे उसका आउटपुट है। ठीक है, तो मैंने हेड सेक्शन लिखा है एंड देन हेड सेक्शन के बाद यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग को ओपन किया है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये मेरा एक डिक्लेरेशन है, राइट। तो मैंने इंटरनल CSS यूज किया है। मैंने पैराग्राफ टैग, यहाँ पे ये जो मेरा पैराग्राफ टैग है वो मेरा सिलेक्टर है एंड टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन इज टू अंडरलाइन मेरा एक डिक्लेरेशन है, ये मेरा प्रॉपर्टी नेम है और ये मेरा वैल्यू है जिसे मैंने कोलन से सेपरेट किया है। एंड ये मेरा दूसरा डिक्लेरेशन है, बैकग्राउंड कलर इज टू येलो, बैकग्राउंड कलर मेरा प्रॉपर्टी नेम है एंड येलो मैंने वैल्यू दिया है जिसे अगेन मैंने कोलन से सेपरेट किया एंड दो डिक्लेरेशंस को मैंने सेमी कोलन से सेपरेट किया। अब मैं ये चीज पे बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक की तो आपका जो आउटपुट है वो शायद करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो करेक्ट कोड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने स्टाइल टैग को क्लोज किया है एंड देन मैंने हेड टैग को क्लोज किया है। अब मैं बॉडी सेक्शन पे आ गई। बॉडी सेक्शन में मैंने पैराग्राफ टैग को डिक्लेयर किया एंड मैंने लिखा हेलो। ठीक है, उसके बाद मैंने एक H1 टैग लिखा, उसके बाद मैंने पैराग्राफ टैग्स लिखे बहुत सारे वापस से एंड देन मैंने H3 टैग लिखा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंटरनल CSS किसको अप्लाई किया है, पैराग्राफ टैग को अप्लाई किया है। तो जो भी मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है, ये हेलो, हेलो इंडिया, ये अफेक्टेड विद इंटरनल CSS, उन पे ये स्टाइलिंग आ गई। टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन इज टू अंडरलाइन, सारी चीजें अंडरलाइंड है और मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो है, राइट। बट मैंने H1 को कुछ भी स्टाइलिंग नहीं किया है, H3 को कुछ भी स्टाइलिंग नहीं किया है, तो एज इट इज वो डिस्प्ले होकर आ गए हैं, राइट। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बोल्ड क्यों है, तो H1 है ना, H1 आपका सबसे हाईएस्ट टैग है, हाईएस्ट हेडिंग लेवल है, तो बाय डिफॉल्ट बोल्ड ही होता है। एंड देन आपका ये जो H3 है वेलकम अगेन, तो इसका साइज जो रहता है वो नॉर्मल फॉन्ट से काफी बड़ा ही रहता है, लाइक थोड़ा एवरेज रहता है। ठीक है, तो इसे हम कंपेयर नहीं करेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल से H1 टैग की एंड मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देती हूँ से पिंक, ठीक है, एंड देन हम देखते हैं कि क्या होता है करके। तो आप देखना ये जो मैंने H1 टैग के अंदर नो इंटरनल CSS लिखा है ना, उसमें बैकग्राउंड कलर आ जाएगा पिंक। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे पिंक बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, तो इट अफेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स विद इन द वेब पेज का यही मतलब है कि आपने एक बार यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया अपने इंटरनल CSS का, फिर आप जितने भी पैराग्राफ टैग्स लिखो सबको सेम स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगेन एंड अगेन यू डू नॉट हैव टू राइट। ठीक है, बट अभी इसका एक ड्रॉबैक है। अभी हमें चाहिए कि एक जो पैराग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल से ये जो अप्लाइड वाली पैराग्राफ है ना,
उसमें मुझे ये अंडरलाइन नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर येलो नहीं चाहिए, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटरनल CSS यूज किया है, तो मैं जितने भी पैराग्राफ टैग्स को कॉल करूंगी ऑटोमेटिकली उस पर इंटरनल CSS अप्लाई हो जाएगा। बट मुझे चाहिए कि एक पैराग्राफ ऐसी होनी चाहिए जिसपे मुझे ये वाली सेम बोरिंग स्टाइलिंग नहीं चाहिए, मुझे अपनी अलग से स्टाइलिंग करनी है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वो तो इंटरनल CSS नहीं कर सकता है ना, तो इसलिए इंटरनल CSS का ये ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए हमारे पास है इनलाइन CSS। ठीक है, अब ये क्या होता है हम देखते हैं। सो आपका जो इनलाइन CSS है या इनलाइन स्टाइल शीट है, पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए इस इनलाइन CSS के बारे में वो ये है कि आपका जो इनलाइन CSS है वो बॉडी सेक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपका इंटरनल CSS हम लोग किधर लिख रहे थे, हेड सेक्शन में लिख रहे थे ना, वैसे ही आपका इनलाइन CSS हम किधर लिखते हैं, बॉडी सेक्शन में लिखते हैं। अभी आपका इनलाइन CSS क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज टू अप्लाई CSS ऑन अ सिंगल लाइन या एलिमेंट। अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें कोई पर्टिकुलर स्टाइलिंग करना है, उस टाइम पे हम यूज करेंगे इनलाइन CSS या इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो उस टाइम पे यूज किया जाता है ये आपका इनलाइन CSS। जब आपको एक पर्टिकुलर सिलेक्टर पे अलग सा स्टाइलिंग करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इंटरनल स्टाइल शीट में पैराग्राफ टैग पे कोई भी स्टाइलिंग लिख देते हो तो आगे जितने भी आप पैराग्राफ टैग लिखोगे ना उसमें सेम ही वो स्टाइलिंग होगा, बट आपको चाहिए कि आपके एक पैराग्राफ टैग में अलग स्टाइल यूज होना चाहिए, उस टाइम पे हम यूज करेंगे इनलाइन CSS। अभी आपका जो इनलाइन CSS है ना वो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करता है। अब ये क्या होता है, अगर आपको याद है तो आपके इंटरनल CSS में हम क्या यूज कर रहे थे, स्टाइल टैग यूज कर रहे थे। अभी टैग और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस होता है, एनीथिंग दैट यू राइट विद इन दीज एंगुलर ब्रैकेट्स उसे हम टैग कहते हैं। ठीक है, और एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट मैंने बताया एट्रीब्यूट का एक और नाम होता है आपका प्रॉपर्टी, राइट। तो एट्रीब्यूट जो रहता है वो हम एंगुलर टैग्स के अंदर नहीं लिखते हैं, हम ऐसे ही लिख दे, लाइक आप देख सकते हो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये स्टाइल ऐसे ही, ठीक है, टैग के अंदर ही होता है, बट एक स्पेसिफिक टैग नहीं है स्टाइल टैग। ओके, इट यूजेस स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी चीज है जिससे आप इंटरनल CSS को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, कि वो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करता है आपका इनलाइन CSS और आपका इंटरनल CSS जो रहता है वो स्टाइल टैग यूज करता है। ये जो थियोरेटिकल पार्ट है उससे आई डोंट थिंक आपको उतना क्लियर हुआ होगा कि इनलाइन CSS क्यों यूज किया जाता है, तो हम ये बाजू में जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हेड सेक्शन तो आप एज इट इज लिखोगे क्योंकि हेड सेक्शन का तो हमारा काम ही नहीं है, बस आप टाइटल वगैरह जो भी डालना चाहो वो लिख सकते हो। अभी आ जाते हैं हमारे बॉडी टैग पर। अभी ये जो है ना ये एक डिक्लेरेशन है। आप बोलोगे ये डिक्लेरेशन कैसे है, इसमें तो कर्ली ब्रैकेट्स है ही नहीं, हमने सिलेक्टर भी नहीं डिक्लेयर किया है, कुछ भी नहीं है, तो ये डिक्लेरेशन कैसे हुआ। तो ये एक डिक्लेरेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो H1 है ना ये आपका सिलेक्टर है, राइट। वो जो मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन वो इंटरनल CSS लिखने का सिंटैक्स था। अब ये आपका इनलाइन CSS आप कैसे लिखोगे उसका फॉर्मेट है। ठीक है, तो आप नॉर्मली जैसे आपको कोई भी अगर H1 के अंदर अगर आपको कुछ भी लिखना रहता है तो आप क्या करते हो, H1 टैग डिक्लेयर करते हो, हेलो वर्ल्ड लिखोगे, जो भी लिखना है लिखोगे एंड देन H1 टैग को क्लोज कर दोगे। तो H1 टैग आपने ओपन किया, देन आपने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा, उसके बाद आप इज इक्वल्स टू डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमास में एज यूजुअल जो आप लिखते हो फॉन्ट हाइफन साइज इज टू 20 पिक्सल, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा वैल्यू है, अगेन सेपरेटेड बाय अ कोलन। ये हमारा एक डिक्लेरेशन फॉन्ट हाइफन स्टाइल इज टू इटैलिक्स, आपका फॉन्ट स्टाइल जो है ये आपका प्रॉपर्टी है और आपका जो इटैलिक्स है आपका वैल्यू है, अगेन सेपरेटेड बाय अ कोलन। ठीक है, अभी यहाँ पर भी जो सेपरेशन होगा दो डिक्लेरेशन का वो सेमीकोलन के जरिए ही होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप बॉडी टैग में आते हो और अपने टैग्स को डिक्लेयर करते हो एज यूजुअल आपको इनलाइन CSS में भी वही करना है, बस आपको जो भी स्टाइलिंग करनी है ना वो आपको इस H1 स्टाइल इज इक्वल्स टू के अंदर ही आपको लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद हमने H1 क्लोज किया, उसके बाद मैंने पैराग्राफ टैग को भी एक स्टाइलिंग दिया है, पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास कलर येलो एंड फॉन्ट हाइफन वेट इज टू बोल्ड। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं जो पैराग्राफ टैग में ये जो भी मैंने लिखा है ना ये HTML स्टैंड्स फॉर से लेकर यूज्ड तक, उसको स्टाइलिंग कैसी हो जाएगी, उसका जो टेक्स्ट कलर है वो येलो हो जाएगा और आपका जो वेट है फॉन्ट का वो बोल्ड हो जाएगा।
वैसे ही अभी ये जो आपका हेलो वर्ल्ड रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा, साइज उसकी 20 पिक्सल हो जाएगी एंड वो इटैलिक्स फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है। एंड देन बॉडी सेक्शन क्लोज करेंगे एज यूजुअल, HTML क्लोज करेंगे एंड आपके जो भी टैग्स है, अगर वो क्लोजिंग टैग्स है, कंटेनर टैग्स है, तो आपको उसको भी क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन हम इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इनलाइन CSS एग्जैक्टली है क्या, एंड आप डिस्टिंग्विश भी कर पाओगे इंटरनल और इनलाइन CSS के बीच में। वो प्रोग्राम भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे इनलाइन CSS का एग्जांपल है, लेफ्ट साइड पे कोड है एंड राइट साइड पे उसका आउटपुट है, ठीक है। एज यूजुअल जो मैं डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन करती हूँ, हेड सेक्शन मैंने लिखा, टाइटल लिखा, मुझे जो भी लिखना था, एंड देन मैं बॉडी सेक्शन पे आ गई, ठीक है। अभी ये बॉडी सेक्शन में ये मेरा H1 टैग है जो मेरा यहाँ पे सिलेक्टर जैसे एक्ट करने वाला है। उसके बाद मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट, ओके, एंड देन उसके बाद जो भी मुझे स्टाइलिंग करनी थी, जैसे मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर में रखना था एंड मेरा जो इसे बैकग्राउंड कलर मुझे जो देना था वो था रेड, ठीक है। तो मैंने वो लिखा एंड उसके बाद जो भी मुझे चाहिए कि H1 में डिस्प्ले होना चाहिए वो मैंने इन दोनों टैग्स के बीच में लिखा। एज यू कैन सी H1 का ओपनिंग है एंड H1 का क्लोजिंग है, तो अफेक्टेड बाय इनलाइन CSS ये चाहिए था मुझे H1 में, तो ये मैंने इन दोनों के बीच में लिखा, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए डिस्प्ले होना चाहिए तो वो आपको जो टैग्स होते हैं उनके बीच में लिखना रहता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया है एंड ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे आ गई है। वापस से मैं एक और H1 टैग डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है, लेकिन उस पे मैं ये कुछ भी स्टाइलिंग नहीं करती हूँ। तो आप देख सकते हो इस पे कुछ भी स्टाइलिंग नहीं हुआ है, ये नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे अपीयर कर रहा है, बस बोल्ड है बाय डिफॉल्ट क्योंकि मैंने H1 का यूज किया है, ठीक है। तो इस पे इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड नहीं है, ये सेंटर में नहीं है। वहीं अगर मैं ये ही चीज, ठीक है, अगर मैं इनलाइन इंटरनल CSS के जरिए लिखती थी, अगर मैं हेड सेक्शन में इंटरनल CSS में लिख देती थी H1 करके, तो आगे मैं जितने भी H1 डिक्लेयर करती थी उन सब में सेम स्टाइलिंग हो जाता था। तो यही है आपका डिफरेंस बिटवीन इनलाइन CSS एंड इंटरनल CSS, ओके। वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग डिक्लेयर किया है, स्टाइल एट्रीब्यूट डाला है एंड यहाँ पे जो भी मुझे स्टाइलिंग करनी थी, मुझे टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे चाहिए था एंड बैकग्राउंड कलर येलो चाहिए था। तो एज यू कैन सी ये यहाँ पर हुआ है अफेक्टेड यहाँ पे, एंड अगेन मैंने एक और पैराग्राफ टैग डिक्लेयर किया, बट इस पैराग्राफ टैग ये जो है नॉट अफेक्टेड वाला चीज, इस पे ये बैकग्राउंड कलर येलो नहीं आया, ये राइट साइड में अलाइन नहीं हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने इनलाइन CSS का यूज किया है। अगर मैं क्या करूं, अभी मैं अगर हेड सेक्शन में जाऊं और पैराग्राफ टैग को इंटरनल CSS कर दूं, तो भले मैं यहाँ पे कितने भी पैराग्राफ टैग्स डिक्लेयर करूँ, सबको क्या हो जाएगा, सेम स्टाइलिंग हो जाएगा, ठीक है। मैं सेम हमारे जो पुराना इंटरनल स्टाइल शीट वाला एग्जाम्पल था उस पे आ गई हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग पे इंटरनल स्टाइल शीट लगाया है, तो जो भी आपका बैकग्राउंड कलर है वो क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए। बट एक पैराग्राफ टैग है जिसका बैकग्राउंड कलर मुझे येलो नहीं रखना है और उसके नीचे मुझे अंडरलाइन भी नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने क्या किया, इनलाइन CSS का यूज कर दिया, स्टाइल एट्रीब्यूट डाल के बैकग्राउंड कलर मैंने रेड कर दिया एंड टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो मैंने नन कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये जो है वो अफेक्ट किससे हुआ है, इनलाइन CSS से। आप देख सकते हो भले यहाँ पे इंटरनल CSS में मैंने पैराग्राफ पे बैकग्राउंड कलर येलो डाला है, बट ये पर्टिकुलर पैराग्राफ को मुझे येलो बैकग्राउंड नहीं चाहिए था, तो मैंने इनलाइन CSS के जरिए एक अलग स्टाइलिंग कर दी एंड आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इट इज अफेक्टेड विद इनलाइन CSS। वैसे ही यहाँ पे H1 में हर जगह बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, बट इस वाले इसका, ठीक है, ये H1 इफेक्टेड वाला जो आप देख रहे हो ना, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे पिंक नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, H1 में मैं इनलाइन CSS का यूज कर दूंगी, राइट। तो स्टाइल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड देन मुझे बैकग्राउंड कलर जो भी चाहिए वो मैं डाल दूंगी, तो इससे मेरा चेंज हो जाएगा। मैं बैकग्राउंड कलर डाल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल से ब्लू, ठीक है। तो हो गया, सेव किया हमने इसको एंड देन आप देख सकते हो ये ब्लू हो गया, ठीक है। बल्कि इस वाले H1 में कुछ भी चेंज आया है क्या, नहीं आया। अब अगर मैं एक और H1 टैग डिक्लेयर करती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उसका बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो ब्लू रहेगा या पिंक रहेगा, इसका मतलब वो इंटरनल CSS से अफेक्ट होगा या इनलाइन CSS से अफेक्ट होगा। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी स्टाइलिंग नहीं डाल रही हूँ, मैं बस लिख रही हूँ, ओके। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा, मेरा नाम ही लिख देती हूँ एंड देन H1 क्लोज किया, ठीक है। ओके, सो देखते हैं
सो वो पिंक से आएगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कुछ भी इनलाइन सीएसएस नहीं डाला है तो वो इंटरनल सीएसएस से ही अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर आपने कमेंट सेक्शन में सही बताया है सो वेल डन। आई थिंक आपको दोनों का डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा अभी, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस का। आप भी अपने घर पे अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखो। ठीक है, वरना क्या होता है कि समझ लेते हैं कि हम लोग एक टाइम पे एक ही यूज करते हैं, मतलब एक ही यूज कर सकते हैं, ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है। बट नहीं, आप दोनों साइमल्टेनियसली भी इनलाइन और इंटरनल यूज कर सकते हो। ठीक है, सो डू ट्राई इट आउट एट योर होम्स एज वेल। लेट मी नो इफ यू गॉट द करेक्ट आउटपुट, क्या मिस्टेक हो रही है, क्या आपको कुछ डाउट है, सो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ सीएसएस है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, अभी आपको, अगर मैंने जब आपको सीएसएस का इंट्रोडक्शन दिया था उस टाइम पे मैंने आपको एक स्टेटमेंट कहा था, CSS allows you to control the look and feel of several web pages by changing a single source। और मैंने बताया था जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अभी ये एग्जैक्टली है क्या, एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है। अभी फॉर एग्जांपल आपको एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो आपके जो भी वेब पेजेस है, डिफरेंट वेब पेजेस जो भी है आपके, आपको सबका लेआउट जो है ना वो सेम रखना है। मतलब सबका बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, सबका फॉन्ट स्टाइल जो है वो इटैलिक्स होना चाहिए, सबका फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल्स होना चाहिए, सबका जो कलर है वो, जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, आपको सेम स्टाइल अप्लाई करना है आपके सारे वेब पेजेस पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक पीपीटी बना रहे हैं तो हम पीपीटी में थीम्स लेते हैं, तो वो थीम जो रहती है वो थ्रू आउट कंटिन्यू रहती है, तो उसमें क्या होता है, सेम स्टाइलिंग अप्लाई होती है। वैसे ही अगर आपको मल्टीपल वेब पेजेस को सेम स्टाइलिंग देनी है तो उस टाइम पे हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करते हैं। आपकी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है इट सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। ठीक है, अभी आप अगर इंटरनल सीएसएस यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक वेब पेज जब आप डिजाइन करोगे, मतलब आपको फर्स्ट एचटीएमएल पेज आपने लिखा उस टाइम आपको इंटरनल सीएसएस लिखना पड़ा होगा, पैराग्राफ टैग को जो आपको देना है, H1 को जो आपको देना है। उसके बाद आपने जब सेकेंड एचटीएमएल पेज लिखा, अगेन आपको आपके H1 टैग में, पैराग्राफ टैग में वो सेम स्टाइलिंग लिखना पड़ेगा, या ज्यादा से ज्यादा आप कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, तो उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है जो कि है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये क्या बोलता है कि तुम एक बार जो भी आपको तुमको स्टाइलिंग करना है ना, एक बार तुम वो लिख दो एंड देन बार बार तुम क्या करो, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसे तुम कॉल करो, तो आपको जो भी स्टाइलिंग अप्लाई होनी होगी ना, मतलब जो कॉमन स्टाइलिंग, यूनिफॉर्म स्टाइलिंग आपको मल्टीपल वेब पेजेस पे अप्लाई करनी है वो आ जाएगी। ठीक है, आई नो अभी भी आपको नहीं समझा होगा अच्छे से, मैं आपको बताती हूँ। External style sheet is used when you want to make changes on multiple web pages, okay? It helps to change the look of entire website by changing just one file। अभी मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि ये जो स्टेटमेंट्स है ना उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपका जो ये स्टेटमेंट है, डैश अलाउज यू टू कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ सेवरल वेब पेजेस बाय चेंजिंग अ सिंगल सोर्स। बहुत लोग उसका आंसर एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिखते हैं। टेक्निकली वो गलत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इट इज एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो आपके सिंगल सोर्स को चेंज करके आपको मल्टीपल वेब पेजेस में एक साथ चेंजेस अलाउ करता है। मतलब लुक एंड फील यू कैन कंट्रोल ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस बाय चेंजिंग अ सिंगल सोर्स। बट आपकी टेक्स्ट बुक में जो स्टेटमेंट दिया गया है ना उसमें आंसर सीएसएस है, तो इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, जो स्टेटमेंट्स है उसको अच्छी तरह से एज इट इज रट लो। ठीक है, उसका आंसर जो रहेगा वो सीएसएस रहेगा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ये स्टेटमेंट देते हैं, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट कि डैश इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू मेक चेंजेस ऑन मल्टीपल वेब पेजेस, तब आपको आंसर लिखना है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, या डैश हेल्प्स टू कंट्रोल द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट। ओके, जब आपको वो बोलते हैं डैश हेल्प्स इन कंट्रोलिंग लुक एंड फील ऑफ सेवरल पेजेस, उस टाइम पे आंसर सीएसएस होगा। तो एज इट इज जो स्टेटमेंट्स है वो अच्छे से बार बार रीड करो सो दैट यू आर वेरी वेरी फेमिलियर विद द आंसर्स। ओके, अभी आपको अगर याद होगा इंटरनल सीएसएस जो रहता है वो स्टाइल टैग यूज करता है, जो कि एक पेड टैग है, एंड इंटरनल सीएसएस को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, हेड सेक्शन में लिखते हैं। इनलाइन सीएसएस जो रहता है वो आपका स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करता है, जो हम लोग बॉडी सेक्शन में लिखते हैं। अब आपका जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो एक अलग टैग यूज करता है जिसे हम लिंक टैग बोलते हैं। ठीक है, एंड आपका जो एक्सटर्नल सीएसएस है वो भी आपका हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है।
ओके, एक्सटर्नल CSS must be saved with .css extension. ये बहुत important point है to remember. The external CSS file does not contain any HTML tags. Okay? ये क्या है, मैं आपको जब प्रैक्टिकली चीजें करेंगे तब आपको समझ में आएगा. और ये एक चीज आपको नोट करके रखनी है कि आपका जो लिंक टैग है वो एक एम्प्टी टैग है, इसका कोई क्लोजिंग नहीं है. जो आपका स्टाइल टैग है वो आपका पेड टैग है. ठीक है, अब मैंने बाजू में एक एग्जाम्पल लिखा है आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट का, उसके जरिए आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है. अब आपने हेड सेक्शन में आए, ठीक है, डॉक टाइप HTML लिखा, HTML लिखा, हेड सेक्शन में आए. अब आपको लिखना रहता है लिंक. ओके, एंड देन आपको लिखना रहता है ये एट्रीब्यूट जो कि है REL, इट स्टैंड्स फॉर रिलेट या रिलेशन. ठीक है, ये क्या करता है, रिल के बाद आपको क्या लिखना है, स्टाइल शीट. ओके, ये चीज जो है ये आपको एज इट इज लिखनी है, जो यहाँ पर दी गई है पूरी की पूरी डिक्टो वैसे ही लिखना है आपको. ठीक है, उसके बाद टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हाइफन CSS. ठीक है, टेक्स्ट बैकस्लैश, सॉरी, ये भी आपको एज इट इज लिखना है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बैकस्लैश CSS. ये आपका सिंटैक्स है कि आपको अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कैसे लिखना है. तो ये जो दो चीजें हैं वो एज इट इज आपको लिखनी है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग href. ठीक है, href क्या है, href आपका एक एट्रीब्यूट है. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि href एट्रीब्यूट कौन से टैग के साथ यूज किया जाता है, या href एट्रीब्यूट किस काम का होता है. अगर आपको याद है तो हमने प्रीवियस वीडियोस में जब हमने इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग वाला चैप्टर डिस्कस किया था, उस टाइम पे मैंने आपको एंकर टैग के बारे में बताया था. ठीक है, ए टैग जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसे ए करके हम लोग उसको लिखते हैं. ये किसके लिए यूज होता है, लिंक करने के लिए यूज होता है, राइट. तो एक्सटर्नल लिंक्स जब हमें क्रिएट करना होता है, हाइपर लिंक्स जब हमें क्रिएट करना होता है, उस टाइम पे ये हम href एट्रीब्यूट का यूज करते हैं एंकर टैग के जरिए. एंड href के बाद जो हम पाथ डालते हैं उससे क्या होता है, वो लिंक हो जाता है, राइट. वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, एंकर टैग तो नहीं डालना है, बस आपको href एट्रीब्यूट डालना है. एंड यहाँ पर आपको क्या लिखना है, style.css. अभी ये style.css, ये .css तो आपको एज इट इज लिखना है. ये स्टाइल क्या है, नेम ऑफ योर एक्सटर्नल CSS फाइल, जो कि कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि style.css ही हो. ठीक है, उसके बाद हेड सेक्शन क्लोज होगा, बॉडी सेक्शन क्लोज होगा. अभी आपको यहाँ पर ना इंटरनल CSS लिखना है ना इनलाइन CSS लिखना है. आप जो भी आपने अपने style.css में लिखा होगा, अभी आपका ये जो style.css है ना, उसमें बस मैंने क्या लिखा है, H1 को बैकग्राउंड कलर देना है रेड, और आपके पैराग्राफ को कलर देना है पिंक. ओके, आपका जो टेक्स्ट कलर है वो है पिंक. तो आप जो भी वेब पेजेस को यहाँ पर लिंक करोगे ना आपका style.css के जरिए, उन सबको ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो स्टाइलिंग है वो हो जाएगा. ठीक है, ये था आपका थियोरेटिकली जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको किया, ये style.css एग्जैक्टली क्या है एंड ये लिंक हम लोग कैसे करेंगे, वो अभी मैं आपको सब प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके बताती हूँ. तो आपको बहुत अच्छी तरह से जैसे इनलाइन CSS और इंटरनल CSS समझा है, एक्सटर्नल CSS भी समझ जाएगा. ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सो डू नॉट वरी. एंड ये एक्चुअली काफी ईजी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ये बिल्कुल, ये बहुत आपका टाइम सेव करता है. ठीक है, अभी आपके सामने एक्सटर्नल स्टाइल शीट का एग्जाम्पल है. लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने HTML का कोड लिखा है जिसका ये आउटपुट है, एंड यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है. ठीक है, अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि आपको एक्सटर्नल CSS में करना क्या रहता है. तो आपको जो पहला स्टेप है जो आपको एक्सटर्नल CSS में करना रहता है वो रहता है आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली फाइल बनाना. ठीक है, तो अभी ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली फाइल क्या रहती है, ये आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में बना सकते हो, जैसे कि नोटपैड में भी बना सकते हो. आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली जो फाइल रहती है उसमें क्या करना रहता है, डायरेक्टली जाकर आपका जो सिलेक्टर है वो लिख के आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता है. ठीक है, मतलब डायरेक्टली आपका जो इंटरनल CSS है या इनलाइन CSS है जो भी है, आपको डायरेक्टली वो ही जाके लिखना रहता है. यहाँ पर कोई भी HTML टैग्स नहीं आते हैं. आप देख सकते हो ये मेरी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है. ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाला फाइल है, एंड यहाँ पे मैंने कोई भी HTML टैग्स लिखा है क्या, डॉक टाइप HTML, हेड, बॉडी, लिंक, स्टाइल, ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पर लिखना नहीं रहता है. ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली
यहाँ पर जो भी मुझे सिलेक्टर को जो भी स्टाइल अप्लाई करनी थी मैंने डायरेक्टली H1 सिलेक्टर लिया है एंड जो भी स्टाइल मुझे अप्लाई करनी थी, जैसे कि मुझे टेक्स्ट कलर रेड चाहिए था, बैकग्राउंड कलर येलो चाहिए था, लेटेस्ट स्पेसिंग 5 पिक्सेल्स चाहिए था, डायरेक्टली वो जाके मैंने लिख दिया। तो आपको अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली फाइल में कोई भी HTML के टैग्स नहीं लिखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ठीक है, आपको डायरेक्टली जो भी आपके सिलेक्टर को जो भी स्टाइलिंग करनी है वो डायरेक्टली जाके लिख देना है। ठीक है, अभी जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि आपका जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली फाइल होती है ना, वो सेव की जाती है .css एक्सटेंशन से। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मेरा फाइल है उसको मैंने नाम दिया है एक्सटर्नल एंड उसका जो CSS है वो एक्सटेंशन है उसका। ठीक है, एंड ये फाइल आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे सेव करनी रहती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे सेव करनी है एंड कैसे आपको लिखना है। तो मैं नोटपैड पे आ गई, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप जा सकते हो एंड देन H1 टैग जो भी मुझे स्टाइलिंग करनी है तो मैंने ये सिलेक्टर लिखा एंड बस मैं लिख देती हूँ बैकग्राउंड कलर जो भी मुझे चाहिए, से रेड। ओके, एंड देन टेक्स्ट अलाइन कर देती हूँ येलो, सॉरी लेफ्ट। ओके, तो ये मैंने लिखा ना, मैंने HTML टैग्स लिखे ना मैंने कुछ भी किया, बस डायरेक्टली जो भी मेरा सिलेक्टर था और जो डिक्लेरेशन मेरे को करना था वो मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं फाइल में जाऊंगी, सेव एज करूंगी। यहाँ पे आपको फाइल का जो भी नाम डालना है आप वो डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल से मुझे यहाँ पर फाइल का जो नाम है वो डालना है प्रैक्टिकल्स, तो मैंने प्रैक्टिकल्स डाला। अब जो एक्सटेंशन है वो क्या आएगा, .css आएगा। ठीक है, अगर वो हमारी HTML फाइल होती थी तो हम CSS की जगह पर .html का एक्सटेंशन डालते थे, बट यहाँ पर हमारा जो एक्सटेंशन है वो .css आएगा। यहाँ पे आपको ऑल फाइल्स नहीं करना है, आपको उसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे सेव करना है। ठीक है, फिर जहां पर भी आपने उसे सेव किया होगा आप जाके देख सकते हो वहां पे वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे सेव हो गई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा मेन कोड है अब हम वो लिखेंगे, मतलब हम HTML फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डॉक टाइप HTML हेड, अभी टाइटल लिखा जो भी आपको लिखना है, अभी हेड सेक्शन के अंदर आ जाता है। अब लिखेंगे हम लोग लिंक टैग। लिंक टैग में REL एट्रीब्यूट, रिलेट या रिलेशन एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट। ठीक है, क्योंकि हमने स्टाइल शीट वाली फाइल क्रिएट की है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो REL इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट। टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट /CSS। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने उसको जो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली फाइल थी उसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे सेव किया है, तो टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट /CSS। ठीक है, ये जो पूरा चीज है ना ये आपको डिक्टो एज इट इज लिखनी है, कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब आ जाएंगे हमारे href एट्रीब्यूट पे। ठीक है, तो href एट्रीब्यूट पे हम लोग हमारी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली फाइल है जिसे हमने .css एक्सटेंशन से सेव किया है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर एक्सटर्नल .css है, प्रैक्टिकल .css हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको लिंक टैग के अंदर लिखना क्या है, क्योंकि जब तक आप ये अच्छी तरह से नहीं लिखोगे तब तक आपकी वो फाइल जो है वो रिलेट नहीं हो पाएगी एंड आपके कुछ भी यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपको एग्जैक्टली एज इट इज लिखनी है, बस href के बाद आपका जो भी आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट का नाम है जो कि .css एक्सटेंशन से सेव्ड है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हेड सेक्शन क्लोज किया, बॉडी सेक्शन पे आ गए एंड देन H1 टैग में मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है एंड पैराग्राफ टैग में मैंने जो भी मुझे लिखना था वो मैंने लिख के कंप्लीट कर दिया। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, ये एक HTML फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी। ठीक है, अब इसका आउटपुट है, आप देख सकते हो H1 टैग में जो मैंने एक्सटर्नल CSS में जो डिक्लेरेशन किया था कि मेरा जो H1 का जो भी टैग है उसका कलर रेड होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, लेटेस्ट स्पेसिंग 5 पिक्सल होनी चाहिए, वो यहाँ पर आ गया। बट मैंने यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा था, है ना। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल CSS में पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ भी स्टाइलिंग नहीं की थी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर मैं स्टाइलिंग कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल से पैराग्राफ कलर, पैराग्राफ का भी मैं बैकग्राउंड कलर डाल देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं चेंजेस करूंगी तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक हो गया। ठीक है, तो आप पूछोगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो अभी आपने ये फाइल एक बार क्रिएट कर दी। ठीक है, अभी ये एक HTML फाइल थी, अभी आप दूसरी
HTML फाइल जब बनाते हो जिस पे आपको सेम लेआउट चाहिए, सेम CSS स्टाइलिंग अप्लाई करनी है जैसे आपने फर्स्ट HTML फाइल में की है, तो आपको वापस जाके वो CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर सकते हो। I'll tell you by an example ये कैसे नॉर्मल होता है। HTML फाइल है, ठीक है। मैंने H1 में हेलो वर्ल्ड एंड पैराग्राफ में डिजिटल इंडिया लिखा है, मैंने कुछ भी स्टाइलिंग नहीं किया है, तो बस एज इट इज ये डिस्प्ले हुआ। अब मैं अपने प्रीवियस वाले प्रोग्राम पे गई, मैंने ये पूरा जो लिंक वाला चीज है उसे एज इट इज क्या कर रही हूँ, अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर। ओके, एंड देन मैंने यहाँ पे सेव किया। अब अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर जो भी स्टाइलिंग की थी वो एज इट इज यहाँ पर ट्राई वाले हमारे जो पेज है, HTML पेज है, उस पे भी अप्लाई हो गई। तो एक्सटर्नल CSS के जरिए आप जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो वो बस एक ही बार लिखते हो, एंड उस जो आपके एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसे आप क्या कर देते हो, रिलेट कर देते हो या लिंक कर देते हो आपके HTML फाइल से, ठीक है। तो एक बार आप अपनी स्टाइलिंग लिखो एंड जितने भी वेब पेजेस को चाहो कनेक्ट करो। तो अगर आपको जो यहाँ पर है कि यू कैन चेंज द लुक एंड फील ऑफ सेवरल पेजेस बाय चेंजिंग वन सोर्स, अभी यहाँ पर बस मैं क्या कर देती हूँ, जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर देती हूँ यहाँ पर ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही ऑरेंज किया, मेरे जो भी वेब पेजेस है जिसपे मैंने ये चीज अप्लाई की होगी वो सारे ऑरेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल CSS को भी अगर हम लोग अप्लाई करके देखेंगे उसका आउटपुट, तो वो भी ऑरेंज हो चुका होगा। तो जस्ट बाय चेंजिंग वन सोर्स आप डिफरेंट HTML पेजेस का लुक एंड फील क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो यूजिंग एक्सटर्नल CSS। बट आपको अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट आता है तो जो आपका क्वेश्चन मतलब टेक्स्ट बुक में आपका जो एज इट इज स्टेटमेंट दिया है, जो CSS आंसर दिया है, बस आपको CSS ही लिखना है, ठीक है। आई होप आपको एक्सटर्नल CSS भी अच्छी तरह से समझा होगा। अभी आपको ऑल द 3 टाइप्स ऑफ CSS, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS, तीनों अच्छी तरह से समझे होंगे। तीनों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहे होंगे कि क्या किस लिए यूज किया जाता है, किसके क्या ड्रॉबैक्स है, एडवांटेजेस है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा टाइम सेविंग होता है जब आपको एक साथ बहुत सारे पेजेस का सेम लेआउट रखना रहता है ना, उस टाइम पे एक्सटर्नल CSS यूज करना बेस्ट है, ठीक है। एक्सटर्नल CSS को लेकर आपका एक SOP भी है जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं, तो उससे भी आपको और अच्छे से क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल CSS को अपने घर पर भी ट्राई करके देखो, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट एडिटर वाले फाइल, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल क्रिएट कर सकते हो। बस इतना याद रखो कि कोई भी HTML टैग्स वगैरह नहीं डालने हैं और उसे टेक्स्ट टाइप में सेव करना है .css एक्सटेंशन के साथ। और जिस भी वेब पेज पे आपको ये पर्टिकुलर CSS स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वहां पे लिंक टैग डालना पड़ेगा हेड सेक्शन के अंदर, जो कि एक एम्प्टी टैग है। एंड ये जो चीज है यहाँ तक, ओके, ये पूरी एज इट इज डिक्टो लिखनी है। href के बाद आपका जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का नाम है जिसे आपने .css एक्सटेंशन से सेव किया है वो आएगा, ठीक है। सो आप मल्टीपल वेब पेजेस को चेंज कर सकते हो यूजिंग एक्सटर्नल CSS। आई होप आपको समझा रहेगा। If you have any query regarding any of the topic that is discussed in this video, please do let me know in the comment section below. I'll be happy to help. So this was all about today's session. आज हमने CSS क्या होता है, CSS क्यों यूज किया जाता है और CSS के जो डिफरेंट टाइप्स है उन्हें डिस्कस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम CSS प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जो कि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Also, I have provided the PDF which consists of notes of today's topic and all the coding part that was executed in today's session in the description box below. Do check it out. Do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends, and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye bye, take care.